हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल करंट। दोस्तों, आज के एपिसोड में 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच की प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है। आज जिन प्रमुख घटनाओं पर हम लोग दृष्टि डालेंगे उनमें पहला है 8000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष किस देश में मिले हैं और इस सभ्यता से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हमें देखने को मिली है। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण घटना अल कायदा सरगना अल जवाहिरी की मृत्यु है। उसे कहां मारा गया, जिस हेलफायर मिसाइल से उसे ढेर किया गया, उस मिसाइल की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसे आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आज ईडी की अत्यधिक चर्चा हो रही है, तो इस केंद्रीय एजेंसी के संबंध में आज पूरी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, कारगिल के अंतर्गत एक चोटी का नामकरण गन हिल किया गया है, तो वो कौन सी चोटी है और 2022 यूरो कप महिला फुटबॉल की विजेता टीम कौन सी है। आइए इन समस्त के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश में प्राचीन मंदिर और 8000 साल पुरानी सभ्यता की खोज हुई है? आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। दोस्तों, खाड़ी के देश सऊदी अरब के एक रेगिस्तान में हाल ही में खुदाई और सर्वे के दौरान एक स्टोन टेम्पल और वेदी मिले हैं। साथ ही यहाँ पर 8000 साल पुरानी मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के अंतर्गत कभी किंडर राज्य की राजधानी रही अल फाउ में यह खोज हुई है। स्थल का नाम याद रखें, अल फाउ, सऊदी अरब में ये पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिली चीजों में सबसे खास एक स्टोन टेम्पल और वेदी के कुछ हिस्से हैं। माना जा रहा है कि अल्फाऊ के लोग यहाँ अनुष्ठान करते थे। अल्फाऊ के पूर्वी हिस्से में मिला पथरीला मंदिर माउंट तुवैक के एक किनारे पर है, जिसे खसेम काड़िया भी कहा जाता है। इस स्थल से 8000 साल पुराने जो बस्ती के अवशेष मिले हैं वह नवपाषाण कालीन नियोलिथिक एज के हैं। इसके अलावा अलग अलग काल के 2807 कब्र भी इस जगह पर मिले हैं। दोस्तों, खुदाई में जमीन के अंदर से कई धार्मिक शिलालेख भी मिले हैं, जिससे यहाँ मौजूद लोगों की धार्मिक समझ के बारे में अहम जानकारियां मिली हैं। अध्ययन में अल फाउ की जटिल सिंचाई व्यवस्था के भी बारे में जानकारी मिली है। यहाँ पर नहरें, पानी के कुंड के अलावा स्थानीय लोगों ने यहाँ सैकड़ों गड्ढे खोद रखे थे ताकि बारिश के पानी को खेतों तक पहुंचाया जा सके और इस तरह रेगिस्तानी इलाके में भी खेती के अच्छे प्रबंध किए गए थे। अमेरिका ने अल कायदा नेता आयमान अल जवाहिरी को निम्न में से किस शहर में ड्रोन हमले में मार गिराया है? आंसर है ऑप्शन ए, काबुल। अमेरिका ने अल कायदा नेता आयमान अल जवाहिरी को मार गिराया है। उसे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ड्रोन हमले में मार गिराया गया। दोस्तों, 2011 में अल कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जवाहिरी का मारा जाना इस आतंकवादी समूह के लिए सबसे बड़ा झटका है। 71 वर्षीय अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन का विश्वस्त सहयोगी था। दोस्तों, अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों की साजिश जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन ने मिलकर रची थी। अमेरिका ने इस आतंकवादी यानी जवाहिरी पर 2.5 करोड़ यानी $2.5 का इनाम घोषित कर रखा था। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी शील्ड कमांडो सैनिकों ने एबटाबाद, पाकिस्तान में मार गिराया था। लादेन के मारे जाने के बाद अल जवाहिरी अल कायदा का उत्तराधिकारी बना था और तभी से इस आतंकवादी संगठन का नेतृत्व कर रहा था। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देने योग्य बात है कि इस ऑपरेशन में जिसमें अल जवाहिरी मारा गया, मैकाब्रे हेलफायर R9X मिसाइल का प्रयोग किया गया था। इस मिसाइल को याद रखें, हेलफायर R9X। इस मिसाइल के संबंध में कहा जाता है कि यह अपने लक्ष्य को भेदने हुए निकल जाती है, लेकिन इसमें कोई विस्फोट नहीं होता। R9X हेलफायर मिसाइल पहली बार मार्च 2017 में चर्चा में आई थी, जब अल कायदा के एक और नेता अबू अल खैर अल मासरी का ड्रोन हमले में खात्मा कर दिया गया था। हमले के वक्त वो सीरिया में कार में सफर कर रहा था। दोस्तों, हेलफायर मिसाइल जिससे जवाहिरी की हत्या की गई, इसे फ्लाइंग जिन्सू अथवा निंजा बॉम्ब भी कहा जाता है। ये दो नाम याद रखें, फ्लाइंग जिन्सू अथवा निंजा बॉम्ब भी इसे कहा जाता है। सूचना जो मिली है इसके अनुसार 31 जुलाई की सुबह अल जवाहिरी काबुल आवास पर अपनी बालकनी में मौजूद था। तभी अमेरिकी ड्रोन ने 2 हेलफायर मिसाइल स्ट्राइक की थी और वो वहीं पर ढेर हो गया था। आइए इस मिसाइल की अन्य खासियत के बारे में जानते हैं।
हेलफायर मिसाइल को ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से दागा जा सकता है। इसके आगे के हिस्से में कैमरे और सेंसर लगे होते हैं जो हमले के पहले तक वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। 5 फीट से कुछ लंबी इस मिसाइल का वजन मात्र 45 किलोग्राम होता है। जी हां, 45 केजी ही होता है। वारहेड और गाइडिंग सिस्टम के आधार पर इसके कई प्रकार होते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासनकाल में इस मिसाइल को विकसित किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि इस तरह के हमलों में सामान्य नागरिकों की जान ना जाए। जो दोषी हैं सिर्फ उन्हें ही मार गिराया जाए। नेशनल हेराल्ड अथवा पात्रा चौल स्कैम मामलों की जांच निम्न में से कौन सी केंद्रीय एजेंसी कर रही है? आंसर है ऑप्शन ए, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। नेशनल हेराल्ड केस अथवा पात्रा चौल स्कैम मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं, यही एजेंसी कर रही है। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की हेराफेरी के मामले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आते हैं और ऐसे मामले ईडी द्वारा ही सुलझाए जा रहे हैं और इससे ही यानी इसी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा ही ईडी को ताकत मिलती है। दोस्तों, इस समय ईडी काफ़ी चर्चा में है, तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी एक ताकतवर एजेंसी है। इसके पास भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार मौजूद है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के अधिकारों को सही करार देते हुए कहा था कि उसके पास बरामद धन को जब्त करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार है। दोस्तों, इन दिनों 3 मामले, नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है, दूसरा पात्रा चौल मामला जिसमें शिवसेना नेता संजय राउत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, और तीसरा पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाला जिसमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घर जो रेड पड़े और इसमें करोड़ों रुपये ईडी के द्वारा बरामद की गई है। तो इसके बाद ईडी की चर्चा चारों ओर हो रही है। दोस्तों, यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर पहले जहाँ विपक्षी हमलों का शिकार होने वाले एजेंसी सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ करती थी, आज के डेट में ये इतने एक्टिव क्यों नहीं है जितनी ईडी है? एक बिल्कुल स्वाभाविक सा प्रश्न है। तो ये जान लें कि इसकी मूल वजह है कि सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत किया गया है। ऐसे में इसे किसी भी राज्य में जांच के लिए संबंधित सरकार से अनुमति लेनी होती है। सीबीआई किसी भी राज्य में तभी जांच संभाल सकती है जब उस सूबे यानी उस राज्य की सरकार ने ऐसी सिफारिश की हो या फिर हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा आदेश दिया गया हो। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे मामलों में कम ही सक्रिय दिखता है। इसकी मूल वजह यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो अधिकार मिले हैं उसके तहत कड़ी सजा नहीं दी जा सकती। सिर्फ जुर्माना लगाने जैसे ताकत ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। ऐसे में ईडी ही भ्रष्टाचार के ज्यादातर मामले संभाल रही है। दोस्तों, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़े अधिकार मिले हुए हैं। यह एजेंसी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी होने पर आरोपी को ही जमानत के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त यह होती है कि वह साबित करे कि इस मामले में वह दोषी नहीं है। इसके अलावा यदि वह बाहर निकलेगा यानी गिरफ्तारी से जब उसे छूट दी जाएगी, जेल से वो बाहर निकलेंगे तो उससे सबूतों और गवाहों को कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा ईडी के अधिकारी के समक्ष आरोपी जो बयान देता है उसे अदालत में सबूत के तौर पर मानने का भी प्रावधान है। महत्वपूर्ण तथ्य ये ध्यान रखें कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का गठन 1957 में ही किया गया था, लेकिन इसे ताकत यानी इसे जो शक्ति मिली है वो 2005 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आने के बाद मिली है। ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। कारगिल सेक्टर के किस पॉइंट का नाम गन हिल रखा गया है? आंसर है ऑप्शन ए, पॉइंट 5140। कारगिल सेक्टर के द्रास में पॉइंट 5140 का नाम बदलकर अब भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में गन हिल कर दिया गया है। ध्यान रखें, जो कारगिल सेक्टर में द्रास में पॉइंट 5140 एक चोटी है जिसका नाम अब रखा गया है गन हिल। ऐसा करके 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय के गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई है।
दोस्तों 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय को जल्दी पूरा करने में पॉइंट 5140 पर कब्जा एक बेहद महत्वपूर्ण कारक था। आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी घातक और सटीक मारक क्षमता के साथ दुश्मन सैनिकों और उनकी रक्षा पर एक बड़ा प्रभाव डाला था और इस चोटी पर विजय प्राप्त की थी। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल लद्दाख में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई के अंत की घोषणा करते हुए ऑपरेशन विजय की सफल परिणति की घोषणा की थी। यानी 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस हम इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं। पॉइंट 5140 टोललिंग रिग लाइन का उच्चतम बिंदु है, ये ध्यान रखें, जो कारगिल सेक्टर में मौजूद है। यूरोप के किस देश की महिला फुटबॉल टीम यूरो कप 2022 की विजेता बनी है? आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने जर्मनी की महिला टीम को 2-1 से हराकर यूरो कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, यूरो कप का आयोजन इस वर्ष इंग्लैंड में ही किया गया था और इस तरह इंग्लैंड की अपने घर में पहली कोई खिताबी ट्रॉफी है। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने जर्मनी से 2009 में हेलसिंकी, जो फिनलैंड की राजधानी है, में इस टूर्नामेंट के फाइनल में मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। इंग्लैंड फुटबॉल टीम की कोच सारीना विएगमान, ध्यान रखें, ये इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम की कोच हैं सारीना विएगमान। वह ऐसी पहली कोच बन गई हैं जिन्होंने 2 अलग अलग देशों को यूरो कप का चैंपियन बनाया है। दोस्तों, इंग्लैंड से पहले विएगमान के मार्गदर्शन में यानी उनके कोचिंग में नीदरलैंड्स की टीम 2017 में यूरो कप की चैंपियन बनी थी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।